अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जनवरी 23 11:29 और इस वीडियो में हम कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करेंगे और एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और टॉपिक को कवर करने से पहले रिक्वेस्ट आप सबसे ये होगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि जी टैक्स किस तरह से चार्ज होता है, टैक्स कहाँ कटता है, ब्रोकर टैक्स काटता है या नहीं काटता, क्या कौन से इदारे हैं जो टैक्स काटते हैं, कमीशंस कहाँ पे कटते हैं। तो ये वीडियो इस टॉपिक को कवर करेगी और इसके बाद आपके तमाम जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जी ये जो काम संभालता है वो NCCPL संभालता है, नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड। NCCPL 3 जुलाई 2001 को एक पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के तौर पर इनकॉर्पोरेट हुई। NCCPL पाकिस्तान की वाहिद लाइसेंस सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग हाउस है जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड पर एग्जीक्यूट होने वाले तमाम ट्रेड्स ट्रांजैक्शंस के लिए क्लियरिंग, सेटलमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस मकसद के लिए NCCPL ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम NCSS डेवलप किया है। NCCPL के पास सेंट्रलाइज KYC ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऑपरेट करने का भी लाइसेंस है। इसके अलावा NCCPL को लिवरेज मार्केट प्रोडक्ट्स के लिए ऑथराइज इंटरमीडियरी भी डेजिग्नेट किया गया है, जिसमें मार्जिन ट्रेडिंग, मार्जिन फाइनेंसिंग, मुराबाहा शेयर्स फाइनेंसिंग और सिक्योरिटीज़ लैंडिंग एंड बोरोइंग शामिल हैं। NCCPL को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कन्वेंशनल गवर्नमेंट डेब्ट सिक्योरिटीज़, जिसमें T-बिल्स और PIB शामिल हैं, के लिए स्पेशल पर्पस प्राइमरी डीलर अपॉइंट किया है। NCCPL मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डेब्ट ऑफिस के लिए सुकुर्स के हवाले से कलेक्टिंग पेइंग एजेंट भी है, जो कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम के अंदर ऑक्शन और ट्रेड होते हैं। एप्लीकेबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत NCCPL को सेंट्रल काउंटरपार्टी डेजिग्नेट किया गया है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट होने वाले ट्रेड्स ट्रांजैक्शन के लिए गारंटीड सेटलमेंट प्रोवाइड करना इसकी जिम्मेदारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने NCCPL को मैंडेट दिया है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सिक्योरिटीज़, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स CIS के यूनिट्स जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज AMCs मैनेज करती है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज लिमिटेड PMEX पर ट्रेड होने वाले फ्यूचर कमोडिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट पर अराइजिंग कैपिटल गेन टैक्स CGT कंप्यूट, डिटरमाइन, कलेक्ट और डिपॉजिट करें। अप्रैल 2012 में CGT रेजिमी पहली मरतबा लोकल और फॉरेन इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग के हवाले से इम्प्लीमेंट की गई। बातअज़ां टैक्स ईयर 2014 में फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को भी शामिल किया गया और बाद में म्यूचुअल फंड्स के यूनिट होल्डर्स और PMEX के इन्वेस्टर्स भी CGT रेजिमी का हिस्सा बने। NCCPL लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज़ और GOP इजारा सुकूस पर प्रॉफिट के हवाले से CGT और विद होल्डिंग टैक्स भी कंप्यूट, कलेक्ट और डिपॉजिट करती है। ये टैक्सेस कहाँ चार्ज होते हैं, कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, किस पे एप्लीकेबल होते हैं। NCCPL के CGT में शामिल टैक्स पेयर जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि आप हो सकते हैं, ब्रोकर्स हो सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो NCCPL के साथ रजिस्टर्ड हों, और कॉर्पोरेट एंटिटीज। NCCPL की CGT रेजिमी से कौन एक्सक्लूड टैक्स पेयर्स हैं? म्यूचुअल फंड्स, बैंकिंग कंपनीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, मुदराबा कंपनीज सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटीज़ के हवाले से वो अफराद या कैटेगरीज जो FBR नोटिफाई करे। कोई भी टैक्स पेयर कमिश्नर इनकम टैक्स से अप्रूवल लेकर NCCPL के CGT रेजिमी से आउट हासिल कर सकता है। आउट होने का ऑप्शन एक मरतबा
एक्सरसाइज हो जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। मज़ीद हम इसमें जानेंगे कि ये हमें टैक्स ईयर 2026 में ATL के ऊपर क्या इम्प्लीमेंट होता है। ATL एक्टिव टैक्स पेयर, तो अगर यहाँ पे ATL लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं। नॉन ATL यानी कि जो टैक्स पे नहीं कर रहे, नॉन फाइलर। ATL में शामिल इन्वेस्टर्स वर्सेस नॉन ATL इन्वेस्टर्स। अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2013 से पहले एक्वायर की गई हों, शेयर्स अगर 1 जुलाई 2013 से पहले ख़रीदे गए हों, तो जो ATLs हैं, जो फाइलर्स हैं, तो उनके ऊपर यहाँ पे जो टैक्स होगा वो 0% होगा और नॉन ATL के ऊपर भी 0% होगा। अगर शेयर्स सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2022 के दरमियान एक्वायर किए गए हैं तो ATL 12.50% और नॉन ATL के लिए 25%। मज़ीद अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 के दरमियान एक्वायर की गई हों तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 1 साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम होल्डिंग, तो ATL के ऊपर जो चार्ज होगा, जो परसेंटेज लागू होगी वो 12.50%, नॉन ATL के ऊपर 25%। 2 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम ATL के लिए 10%, नॉन ATL के लिए 20%। 3 साल से ज़्यादा लेकिन 4 साल से कम ATL 7.50% और नॉन ATL 15%। 4 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम ATL के लिए 5% और नॉन ATL के लिए 10%। 5 साल से ज़्यादा लेकिन 6 साल से कम ATL 2.50%, 2.5%, नॉन ATL 5%। 6 साल से ज़्यादा ATL 0, नॉन ATL भी 0। आगे बढ़ने से पहले मेरी अगेन रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके साथ हम इंफॉर्मेटिव वीडियोस और स्टॉक के हवाले से एनालाइज भी शेयर करते रहते हैं। अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 के दरमियान एक्वायर की गई होंगी तो ATL के ऊपर लागू होगा 15%, नॉन ATL के ऊपर 30%। मगर इसमें एक बहुत अहम ज़रूरी बात भी है, वो भी हम जानेंगे। अगर सिक्योरिटीज़ 1 जुलाई 2025 या उसके बाद एक्वायर की गई हैं तो चाहे फाइलर हों चाहे नॉन फाइलर हों, दोनों पे 15% लागू होगा। मज़ीद आगे हम देखते हैं कि जी और क्या हमारे पास इसमें इंफॉर्मेशन है। ATL में नाम होना बहुत ज़रूरी है वरना टैक्स डबल हो जाता है। 1 जुलाई 2025 के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ATL और नॉन ATL दोनों के लिए रेट सेम है, 15%। पुरानी होल्डिंग 6 साल से ज़्यादा पर ज़ीरो टैक्स का फ़ायदा अभी भी अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड्स और PMEX के रूल्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से डिफरेंट हैं, कन्फ्यूजन ना कीजिएगा। उसको हमने इसमें ऐड भी नहीं किया, PMEX की डिटेल्स को और म्यूचुअल फंड की डिटेल्स को। सुपर टैक्स अलग से लगता है चाहे CGT 0 हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होल्डिंग पीरियड बढ़ाना टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है। ये तमाम रेट्स फाइनेंस एक्ट 2025 के मुताबिक हैं और टैक्स ईयर 2026 पर अप्लाई होते हैं। ATL के बारे में बात की जाए और अगर उनकी लिस्ट के बारे में बात की जाए तो एक्टिव टैक्स पेयर एक ऑफिशियल लिस्ट होती है जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंटेन करता है। इस लिस्ट में सिर्फ वो लोग होते हैं जो टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आपका नाम ATL में है आप फाइलर कहलाते हो, अगर नाम नहीं है आप नॉन फाइलर कहलाते हो। ATL का स्टॉक मार्केट से क्या ताल्लुक़ है? ATL का स्टॉक मार्केट से इस हवाले से ताल्लुक़ है कि अगर आप फाइलर हैं तो टैक्स कम होगा और अगर नॉन फाइलर हैं तो टैक्स ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल, CGT रेट ATL के लिए 15%, वही CGT नॉन ATL के लिए 30% हो सकता है। लेकिन अगर इसमें मैं आपसे ये कहूँ कि जी ये जो बात हो रही है, जो हमने रेंज पीछे डिस्कस की है, ये उन सालों की डिस्कस की है। अभी फ़िलवक्त ATL और नॉन ATL जो हमने डेट बताई उस डेट के बाद दोनों पे एक ही परसेंटेज चार्ज होगी। अब मज़ीद ये तो क्लियर हो गया कि जी CGT कहाँ कैसे किन सालों पे कितना परसेंटेज चार्ज होता है।
लोगों के सवाल होते हैं कि कमीशन किस तरह से कैलकुलेट होता है जो कि ब्रोकर हजरात चार्ज करते हैं। तो ये वो फ़ीस है जो आपका ब्रोकर हर ट्रांजैक्शन, यानी कि आप बाई करते हैं या अपना शेयर सेल करते हैं, उस पर चार्ज करता है। जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स हैं उनके मुताबिक मिनिमम कमीशन 3 पैसा पर शेयर या ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.15% जो भी ज़्यादा हो वो एप्लीकेबल होगा। मैक्सिमम रेट ब्रोकर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.5% तक चार्ज कर सकता है, लेकिन अक्सर ब्रोकर्स कॉम्पिटिटिव रेट 0.15% से 0.25% लेते हैं। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक और उनके ऑफिशियल नोटिस में मौजूद है, ये जो रेट आपको हमने बताए हैं। और इसी तरीके से ये जितनी पीछे मालूमात हैं ये सब NCCPL के ऑफिशियल नोटिस में मौजूद हैं। अच्छा जी, इसको हम ज़रा समझ लेते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए समझा देता हूँ इसको कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। और इसको आसान लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो जो 20 रुपये से अंदर के शेयर्स हैं, जिन्हें पेनी स्टॉक भी कहा जाता है, उन पे 0.03% पैसा ब्रोकर हजरात जो हैं वो आपसे कमीशन के तौर पे चार्ज करते हैं। तो उन पे परसेंटेज मल्टीप्लिकेशन अप्लाई नहीं होता। अगर आप कोई शेयर ऐसा लेते हैं जो 20 रुपये से ज़्यादा है तो आपसे 0.15% के हिसाब से कमीशन चार्ज किया जाएगा। इसकी मिसाल हम एक ऐसे ले लेते हैं कि अगर कोई आप शेयर 60 रुपये का लेते हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई करें 0.15% से, डिवाइड करें 100 से, आपके पास अमाउंट आएगा 0.9। तो यानी कि 60 रुपये वाले शेयर के ऊपर जो कमीशन चार्ज होगा वो 9 पैसा होगा। इसी तरह से आप इसको आगे बढ़ाते जाएं और उसको मल्टीप्लाई करते जाएं, आपको पता चल जाएगा कि पर शेयर पे आपसे कितना कमीशन चार्ज किया जा रहा है। इसमें मैं आपसे एक अच्छी बात और शेयर कर देता हूं। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो अगर आप बाय करते हैं तो 1 टाइम पे आपसे कमीशन चार्ज होता है, बाय या सेल करते हैं सेम डे पे तो 1 डे पे आपसे कमीशन चार्ज होता है। सपोज़ कि आपने अभी बाई किया तो आपने एक स्टॉक बाय किया जो कि 15 रुपये का था, तो उस पर 3 पैसा चार्ज होगा पर शेयर। और अगर आपने सेम डे सेल किया तो आपसे कोई कमीशन मज़ीद चार्ज नहीं होगा। और अच्छी बात यह है कि जी आप अगर ज़्यादा क्वांटिटीज़ में लेते हैं कोई शेयर तो उस पर आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको 2 साइडेड कमीशन नहीं देना पड़ेगा सेम डे पे। तो ये जो वीडियो थी कंप्लीट कमीशन कहाँ कहाँ चार्ज होता है ब्रोकर हजरात की तरफ से, और टैक्सेस के स्लैब्स क्या हैं जो कि हमने आपसे डिस्कस किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। बहुत जल्द कल की तारीख में वीकेंड पे हम मुख्तलिफ स्टॉक के ऊपर वीडियोस बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि वीकली चार्ट KC 100 का भी हम आपसे डिस्कस करें अपने एडमिन और मॉडरेटर उसामा के साथ। तो प्लीज़ चैनल के साथ बंदे रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।